हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो चलिए, आप जानते हैं डे 1 में हमने समझा है राष्ट्रवाद क्या है, और डे 2 में हमने समझा राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या रहा, और आज डे 3 में हम समझने वाले हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन के क्या योगदान रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन के योगदान। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। डे 1 डे 2 के बाद डे 3 वाला जो वीडियो था लगभग बहुत ज़्यादा अंतराल हो गया। इसके पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये वीडियो कल आने वाला था बट एक दिन डिले हो गया। वजह इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सुननी चाहिए मेरी मेहनत। हुआ ये कि जिस आईपैड से हम वीडियो बनाते हैं ना, ये डिस्चार्ज था। ठीक है, 3% था बट हमको तो वीडियो देना था, तो हम सोचे 3% में हो जाएगा, है ना, हम पूरा वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के तहत हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हुआ ये ना कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रखा, ठीक है, और मेरा आईपैड 3% के बाद 1%, 1% के बाद 0 और 0 के ऑफ हो गया, और जो भी हमने रिकॉर्ड किया था वह सेव ही नहीं हुआ गैलरी में जाके। अब जब सेव नहीं हुआ, उसके बाद हम जब चार्ज करके इसको ऑन किए तो देखे अरे यार सेव नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की उस वीडियो को ढूंढने की, बट वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, और पूरी वीडियो लास्ट थी एकदम, मतलब दो मिनट की और वीडियो बनने वाली थी और उतने पे बंद हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज किया, उसके बाद फिर से दोबारा हमने कोशिश की कि चलो फिर से वीडियो को बनाते हैं। अब दूसरी बार वाला इंटरेस्टिंग कहानी ये है, दूसरी बार पूरा वीडियो बना दिए, 16 मिनट का लगभग पूरी वीडियो बनी। ठीक है ना। उसमें नेपोलियन कौन था ये से लेकर के वियना संधि तक की कहानी बताए थे हम उसमें। लेकिन हुआ ये कि जब हम वीडियो को देखने गए तो म्यूट था, उसमें आवाज़ ही नहीं थी मेरी। पूछिए क्यों? क्योंकि हमने स्क्रीन रिकॉर्डर तो ऑन किया, उसके साथ में उसका माइक्रोफोन ऑन ही नहीं किए थे। अब सोचिए मेरी 2 बार की मेहनत बेकार हो गई, और फिर कल वीडियो ये आपका डे 3 का नहीं आ सका, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और क्या करें, कभी कभी हो जाती है। पूरा दिन ड्यूटी करना, फिर शाम को आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाना कि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए, थोड़ी सी मुश्किल है ना। तो चलिए फिर हम लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से पहले आपको सब चीज़ें दे दी जाएँ। ठीक है, तो चलिए डे 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन के योगदान को। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कोई और नहीं, आपने पढ़ा है फ्रांस की क्रांति। उस क्रांति में कई साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक शक्तिशाली सेनापति रहता है, और यह सेनापति जहाँ भी जाता है ना, वह उस क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले कर आता है, जीत करके आता है, उसे अपने कब्जे में ले करके ही आता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शक्तिशाली शासक था, और शासक बनने से पहले वह सेनापति था। उसने यूरोप के लगभग सभी देश, यूरोप के लगभग कई सारे देशों पर उसने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है ना। चलिए इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जहाँ भी गया है, ठीक है, नेपोलियन, आप इमेज देख पा रहे होंगे नेपोलियन की। ठीक है ना। नेपोलियन जहाँ भी गया है वहाँ इसने सुधार कार्य करने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ ही फ्रांस की क्रांति की जो 3 शब्द देन थे, कौन कौन सा देन था? समानता, याद होना चाहिए आपको, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यही 3 शब्द थे ना। इन तीनों शब्दों को पूरे यूरोप में फैलाने का काम नेपोलियन ने किया है, क्योंकि ये जहाँ भी शासन करने गया, जिस भी देश को अपने कब्जे में किया है, उन सारे देशों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को आगे बढ़ाया है। वहाँ कई सारे सुधार कार्य किए हैं, और इसके सुधार कार्य कहीं ना कहीं वहाँ राष्ट्रवाद की भावना को जगाया है। ठीक है, पहला चीज़ इसने जो सुधार कार्य किए वह ये है कि इसने समान नागरिक कानून को लागू किया। क्या लागू किया? समान नागरिक कानून। समान नागरिक कानून को इसने लागू किया, और यानी कि कानून के सामने सबको कहा कि सब समान है। क्या कहा इसने? कानून के सामने सब समान है, यानी समान नागरिक कानून को इसने लागू किया। क्लियर है ये बातें? पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरा ये कि सबके लिए समान नियम कानून, और पहले फ्रांस में जिन भी लोगों को विशेष अधिकार दिया गया था, आपको पता होगा क्रांति में आपने पढ़ी होगी, उन सबको कहा गया आपको किसी तरीके के विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, यानी जन्म आधारित जो विशेषाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तीसरा इसने जो सुधार कार्य किया वह किसानों के लिए किया।
आपको पता होगा किसानों का शोषण करने का काम कौन करता था? जमींदार करते थे। तो इसने जमींदारी प्रथा यानी कि सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिला। ठीक है। चौथा इसने क्या सुधार कार्य किए? तो इसने सबकी समान मापतोल, हर एक जगह मापतोल जो होगा वह समान होगा। इसके साथ साथ ही हर जगह की समान मुद्रा होगी और हर जगह वस्तु का जो मूल्य होगा वह समान मूल्य होगा। कैसा मूल्य होगा जी? तो वह समान मूल्य होगा। क्लियर है इतनी बातें, है ना? चलिए, पांचवा एक और ये सुधार कार्य किया, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था ना कि जैसे कुलीन के कोई बच्चे हैं, पादरी के बच्चे हैं, उन्हें ही बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है। लेकिन नेपोलियन जब आया तो इसने कहा नहीं, पदों पर जो नियुक्ति होगी वह योग्यता के आधार पे होगी। यानी कि किस पे होगी? तो योग्यता के आधार पे जो योग्य होंगे उन्हीं की बड़े पदों पर नियुक्ति होगी। इससे लोगों में जागरूकता आई, हाँ भाई हम सबको एक मौका मिलेगा, जो भी योग्य है वह बड़े पोस्ट पे, बड़े पदों पे जाएगा। ठीक है। इसने ये सारे सुधार कार्य किए और आप देख सकते हैं कि इसके इस सुधार कार्यों ने जहाँ भी नेपोलियन गया है वहाँ उसने ये सुधार कार्य किए हैं और उसके इन कार्यों ने हर जगह राष्ट्रवाद की भावना को तेज किया है। क्या किया है? राष्ट्रवाद की भावना को तेज किया है। क्लियर है? ठीक है। इससे लोगों में न्याय और समानता की भावना भी तेजी से जगी है। अब हुआ ये कि राष्ट्रवाद की भावना तो आ गई लोगों में। अब लोगों को यूरोप के जो अलग अलग देश थे जहाँ नेपोलियन का शासन था, है ना, वहाँ के राजा वजा तो पुराने वाले थे ही, और जनता को भी अब ये बात लगने लगी थी कि ठीक है ये सुधार कार्य तो किया है, काम अच्छा किया है, बट बाद में नेपोलियन क्या होता है ना, निरंकुश हो जाता है थोड़ा। ठीक है। ये शासन करते करते बाद में यह निरंकुशता को अपना लेता है। सुधार कार्य करता है लेकिन चाहता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही हो। तो जनता इसे धीरे धीरे नाखुश होने लगती है, और जो जनता है यूरोप के अलग अलग देशों की, वह चाहती है कि उसके यहाँ उसी के लोगों का शासन हो, किसी विदेशी नेपोलियन वगैरह का, फ्रांस का, उनके देश में शासन न हो। ठीक है। तो होता ये है कि अब पूरी यूरोप मिलकर के एक षड्यंत्र रचता है। क्या करता है? यूरोप के अलग अलग देश, खुद फ्रांस के भी राजा वगैरह, है ना, नेपोलियन के खिलाफ में षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस खुद, ठीक है, इन सारे बड़े बड़े देशों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा। किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ, और युद्ध की शुरुआत कर दिया। क्या की शुरुआत किया? युद्ध का। और इस युद्ध को हम कहते हैं वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? वाटरलू का युद्ध 1814। और एक तरफ पूरी यूरोप और एक तरफ अकेला नेपोलियन, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, पराजय किसकी होगी? नेपोलियन की होगी, है ना। और जीत किसकी होगी? तो बाकी यूरोप के जो देश हैं उनका जीत होगा। ठीक है ना। अब नेपोलियन को बंदी बना करके अलग दूर किसी द्वीप पर भेज दिया गया, और अब नेपोलियन का शासन समाप्त हो गया। नेपोलियन का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये वाटरलू के युद्ध होने के बाद अब देखा गया कि पूरे यूरोप में अस्ता व्यस्ता फैल गई है। नेपोलियन तो अब चला गया, अब किस तरीके से अस्त व्यस्तता, ठीक है, लिख लेना, अस्त व्यस्तता फैल गई है और नेपोलियन चला गया। तब सोचा जा रहा है कि अब आखिर यूरोप में शासन कैसे किया जाए। इसके लिए इन्होंने एक बैठक बुलाई, एक सम्मेलन बुलाया, और यह सम्मेलन बुलाया गया वियना में। कहाँ बुलाया गया? वियना में। क्योंकि इस टाइम वियना का, यानी ऑस्ट्रिया, वियना एक राजधानी है, थोड़ी सी वियना के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। क्लियर है। और इस ऑस्ट्रिया का चांसलर है, इस ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक। कौन है? मेटरनिक है। ठीक है ना। चलिए, और आगे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वियना सम्मेलन का, ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का नेतृत्व करने का काम भी मेटरनिक करता है। कौन करता है? मेटरनिक करता है। क्लियर है। और मेटरनिक अब क्या करने लगा है? इस सम्मेलन का
नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। और आज हम बस इतना ही समझेंगे और कल समझने की कोशिश करेंगे। वियना सम्मेलन सविस्तार समझेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्यों को समझेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपने समझा कि कैसे नेपोलियन के सुधारकारियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया है, क्योंकि इसने सबके लिए समान नियम कानून लेकर के आया। जब समानता की बात होती है तो लोगों में एकता आती है और एकता से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है। जब विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया तो जनता को लगा कि किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, सब एक समान है। ठीक है। सामंती व्यवस्था जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही जमींदार कमज़ोर पड़ गए, किसानों से शोषण से मुक्त हो गए किसान। ठीक है। समान मापतोल से भी लोग अपने आप में एकता का भाव लाएंगे, समान मुद्रा से, समान मूल्य से, है ना। तो ऐसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है। नेपोलियन के सुधार कार्यों से। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपके लिए होमवर्क है कि आप बैठ कर के घर पे लिखेंगे कि यूरोप के राष्ट्रवाद क्वेश्चन को थोड़ा सुधारेंगे हम। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का क्या योगदान रहा है? क्या रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे बखूबी और कमेंट में बताएंगे कि आपने इसे लिखा है और आप इसे लिखने में सक्षम हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।